My name is Rohit Gaur and topic of my lesson is mitochondria. So objectives of my lesson are introduction, structure, function. So first we will study introduction of mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन से पहले हम दो चीज़ समझ लेते हैं कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोक्रियोटिक एक यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक वो सेल होते हैं जो बहुत एंशियंट टाइम्स में पाए जाते थे, जब ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स अर्थ पे थे भी नहीं। और ये यूक्रियोटिक सेल्स जो हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में पाए जाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक पहले एंशियंट टाइम में प्रोक्रियोटिक सेल था और इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया था वो। अब ये एक यूक्रियोटिक सेल बन चुका है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स बॉडी में पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है। और जो हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई वेरिएबिलिटी ऑफ शेप होता है, इसका बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है शेप के अंदर। सो ये दो तरीके से पाया जाता है, या तो सॉसेज शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सॉसेज शेप मतलब जैसे ये हमारा हॉट डॉग होता है ना, कुछ इस शेप का, और ये थोड़ा यहाँ से यहाँ, ओके। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऐसा होता है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई और इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्ड होती है। और ये फोल्ड क्यों होती है इसका रीज़न हम इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। ये जो फोल्ड होता है ये कहलाता है इसका क्रिस्टा, जो एक फोल्ड होता है। और अब हम इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं। जो डीएनए होता है, जब डीएनए होता है सेल के अंदर तो उससे आरएनए बनता है और उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए होता है तो प्रोटीन बनता है, उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस को अकर होने के लिए राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोक्रियोटिक सेल था, पहले खुद में ये एक सेल था और वो था बैक्टीरिया। सो इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। और पर जो ये डीएनए होता है ये जो हमारा बॉडी का न्यूक्लियस होता है उसमें इस तरीके का डीएनए पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, क्योंकि वो एंशियंट टाइम में खुद में एक सेल था। पर जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। और इसी से हमें पता चला था कि ये एक प्रोक्रियोटिक सेल था, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जो पाया जाता है वो प्रोक्रियोटिक सेल का डीएनए पाया जाता है। अब हमने देखा था डीएनए होता है तो आरएनए बनता है, तो इसके अंदर आरएनए भी होता है। और आरएनए होता है तो प्रोटीन भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन भी होता है। और प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम्स की ज़रूरत होती है, तो राइबोसोम्स भी होते हैं। पर जो ये राइबोसोम्स आरएनए होते हैं ये सब प्रोक्रियोटिक सेल्स के होते हैं। और प्रोक्रियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स थे। और जो हमारा नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है ह्यूमन बॉडी का, यूक्रियोटिक सेल का, उसके अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं। ओके, तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें क्या क्या होता है हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन होता है वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से वो एटीपी जनरेट करता है। सो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में
जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब हम ये एक सेल है, ओके, और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में सेल के पास लेके आता है और O2 को सेल मेम्ब्रेन पे छोड़ देता है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रिच ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आता है और सेल के अंदर छोड़ देता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये ग्लूकोज आया था, ग्लूकोज, उसका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, और एनारोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी के अंदर। तो जो साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से पायरोवेट बनता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, ये जो यहाँ पे जो इसके अंदर एक बीच में जो लिक्विड टाइप भरा होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ओके। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एक साइकिल होती है, क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है एक ATP, एक NADH और एक FADH। ये NADH टूट के 3 ATP बनाता है और ये FADH टूट के 2 ATP बनाता है। अब ये बनाता कैसे, ये हम देखते हैं आगे। सो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जब ये और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है यहाँ पे। साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड होता है सेल के अंदर। साइटो मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, ओके। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्लूकोज आता है, इंसुलिन ने ग्लूकोज इंसर्ट किया, ग्लूकोज का हुआ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, वो टूट के पायरोवेट बना। जो पायरोवेट था वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पे क्रैब साइकिल हुई। क्रैब साइकिल के 3 एंड प्रोडक्ट थे, ATP, FADH, NADH। अब ये जो क्रैब साइकिल का ATP जनरेशन होता है वो केवल 1 ATP होता है और एक NADH और एक FADH होता है। अब ये दोनों मिलके बहुत सारे ATP जनरेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जो ये NADH है, ये FADH है, ये चले जाते हैं इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रैवल करते हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये एक चेन में ट्रैवल करते हैं और इस ट्रैवल के दौरान बहुत सारे ATP का जनरेशन होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रैवल करते हैं, उससे मैनी ATP जनरेट होते हैं जो ATP हमें एनर्जी देते हैं। सो ये था हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन से ATP जनरेशन कैसे हुआ।